of mass 40 kg clamps 50 stair of average height 20 centimeter. Each in 50 seconds. Find the power of the girl. ये गर्ल है जिसकी मास है 40 किलोमीटर 40 केजी 40 केजी का है। ये स्टेयर पर चढ़ता है 50 स्टेयर है 50 वो स्टेयर है और एक स्टेयर की हाइट है जो 20 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा? टोटल हाइट होगा टोटल हाइट इक्वल टू हाइट ऑफ वन स्टेयर into number of stairs. एक हाइट है 20 सेंटीमीटर और टोटल हाइट जो हमारे पास है नंबर है 50, तो टोटल हो गया 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया 10 मीटर। तो वर्क डन इक्वल टू होता है वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया है mg, डिस्प्लेसमेंट h हो गया। m है 50 kg, g का वैल्यू 10 दिया हुआ है और h आया है भी 10 मीटर। तो इक्वल टू वर्क डन हो गया 5000 जूल। पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। वर्क आया हमारे पास 5000 जूल और टाइम आया है गिवन है 50 सेकेंड। 100 वाट, जूल सेकेंड को वाट कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 50 into 200 वाट। सस्पेंसिबिलिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल इज 3 टाइप। 3 तरह का मटेरियल होता है। डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, इसका सस्पेंसिबिलिटी होता है सस्पेंसिबिलिटी 0 से कम एंड -1 से बड़ा। दूसरा होता है पारामैग्नेटिक। इसका सस्पेंसिबिलिटी होता है 0 से बड़ा एंड लिटी 1 से छोटा। तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसका होता है सस्पेंसिबिलिटी ग्रेटर देन 10,000। फेरोमैग्नेटिक का जो होता है 10,000 से, तो इसका
पैरामैग्नेटिक स्मॉल और पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होता है, स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है। ये फेरो का ही कैरेक्टर है, फेरो का पैरामैग्नेटिक का, मैग्नेटिक का ही होता है। 0 से 1 निगेटिव इसका होता है डाया का, डाया मैग्नेटिक का निगेटिव और स्मॉल होता है। पॉजिटिव एंड लार्ज फेरो का होता है, फेरो का मैग्नेटिक का होता है पॉजिटिव एंड लार्ज, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है पॉजिटिव एंड लार्ज। तो इसमें पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक का, तो पॉजिटिव एंड स्मॉल। If the atmospheric pressure given by the 10 to power 6 dyne equivalent value in SI unit, देखिए हमारे पास प्रेशर P इक्वल टू दिया हुआ है 10 टू पावर 6 डाइन पर cm स्क्वायर। तो डाइन को आपको SI में ले जाना है, मतलब डाइन को न्यूटन में बदलना पड़ेगा। तो एक डाइन इक्वल टू होता है एक डाइन इक्वल टू 10 टू पावर -5 न्यूटन, न्यूटन में बदलना पड़ेगा इसको SI जाने के लिए। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 टू पावर -2 मीटर। तब SI में बदल रहे हैं तो देखिए 10 टू पावर 6 रहने दिए, डाइन को न्यूटन में बदल दिए तो हो गया 10 टू पावर -5 न्यूटन हो गया। अब इसको हम बदल दिए cm को, तब 10 टू पावर -2 दो बार है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 4 पावर, यहाँ एक पावर है, 4 1 5 पावर हो गया 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल भी कहते हैं, सकल। तो इसका मतलब हुआ 10 टू पावर 6 डाइन पर cm स्क्वायर इक्वल टू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम। देखिए अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसको बीचे बीच से जाता है, इसको इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। जो इसको जाते हैं इसको एक्सिस कहते हैं। यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब कोई P पॉइंट पर है जो इससे एंगल थीटा बना रहा है, फाई बना रहा है, तो फाई को कहते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो इस पॉइंट पर जो G का मान होता है, G डैश बराबर G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस फाई, कॉस स्क्वायर फाई होता है। तो देखिए पोल पर फाई हो जाता है एट पोल, फाई इक्वल टू फाई कॉस फाई इक्वल टू 0। तो G डैश बराबर G, यह मैक्सिमम वैल्यू हुआ G डैश बराबर एट इक्वेटर। इक्वेटर पर मिनिमम होता है, इक्वेटर पर कितना होगा, कॉस फाई जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो D डैश बराबर G माइनस ओमेगा स्क्वायर R इक्वेटर पर हो गया। तो अधिकतम मान पोल पर हुआ। पृथ्वी के सेंटर पर 0 होता है, सरफेस पर तो G हुआ, इक्वेटर पर G माइनस ओमेगा स्क्वायर हुआ R। सभी जगह पोल पर, सरफेस पर G कहते हैं, पोल पर भी G ही होता है, मैक्सिमम पोल पर होता है, मैक्सिमम वैल्यू पोल पर होता है। The angle between direction of velocity and acceleration due to gravity
हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ क्या होगा। कहता है कि कोई प्रोजेक्टाइल को आप फेंकते हैं, देखिए यहां से फेंक दिए, इसको फेंक देते हैं किसी एंगल पर, तो इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। ये जो एंगल बनाता है यहाँ, जिस यू वेग से फेंके हैं, तो ये एंगल को थीटा कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इधर वेलोसिटी हो गया ई कॉस थीटा, इधर वेलोसिटी हो गया यू साइन थीटा। यही वेग के कारण ऊपर जाता है, जब मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचता है u साइन कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सब जगह सेम होता है, g हमेशा नीचे लगता है, तो दोनों के बीच में यहाँ एंगल क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट पर दोनों के बीच में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो होगा 90 डिग्री होगा। Two wave of the same frequency, same amplitude are superimposed produces a resultant disturbance of same amplitude। देखिए दो वेव है, कोई अगर वेव जा रहा है इस प्रकार से, इतना दूरी को कहते हैं, यहां से यहां की दूरी को वेव लेंथ, वेव लेंथ कहते हैं। इसको लेमडा से लिखते हैं, वेवलेंथ की दूरी को। ई दूरी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ई एम्पलीट्यूड हो गया, ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हो गया। अगर कोई वेव ऐसे है, x1 बराबर a1 cos थीटा, दोनों वेव का एक एम्पलीट्यूड cos ओमेगा टी, दूसरा वेव है x2 बराबर a cos ओमेगा टी बाई फाई, जहां फाई को कहते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, देखिए अगर रिजल्टेंट ए निकालना चाहते हैं तो होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब यहां से a1 भी दे दिया है, सबका वैल्यू बराबर दे दिया है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, सब कहता है कि एम्पलीट्यूड बराबर है, प्लस 2a स्क्वायर प्लस cos फाई। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो हमको मिल जाएगा स्क्वायर कर दीजिएगा तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। अब देख cos फाई, सॉरी cos फाई, देखिए a से एक कट गया, a स्क्वायर, तो बच गया 0 इक्वल 2a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर सब में है, उसको हटा दिए, ये 1 बच गया, ये 2 बच गया, ये 2 प्लस cos फाई बच गया, a स्क्वायर सभी में थे, हटा दिए, इसको इधर ले आए तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 2 cos फाई, cos फाई इक्वल टू आ गया माइनस 1/2। यह वैल्यू होता है cos 120 डिग्री का, cos 120 डिग्री पाई के रूप में लिखेगा तो हो जाएगा 2 पाई/3। ये फेज डिफरेंस हुआ, पूछ रहा है कितना दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, तो कितना आया 2 पाई/3। फाई जहां फेज डिफरेंस है a1 a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, a1 a2 सब बराबर दिया हुआ है, a1 बराबर a2 बराबर a दे दिया है, सबको ये कर दिए, स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया, यहाँ सब में ए स्क्वायर से भाग दे दिए तो इतना आया, ए को इधर लाए घट गया। अब cos फाई बराबर हो गया हाफ, ये कितना होता है 120 डिग्री को रेडियन में बदलिएगा तो पाई/180 से गुना करते हैं,
तो 2π/3 होगा। किसी धातु में इलेक्ट्रॉन की अप्रवाह चाल की दिशा क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। मेटल में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? देखिए, अब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन देखिए, फोर्स बराबर होता है फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। F इक्वल टू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को माइनस ई होता है, तो देखिए इसका मतलब F एंड E आर अपोजिट, क्योंकि माइनस यहां है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस ही, तो माइनस होने के कारण इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। F एंड E आर अपोजिट डायरेक्शन, माइनस होने के कारण। जब अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाई फील्ड, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही चलेगा। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेवलेट ईच पार्टिकल एट वेव फ्रंट। देखिए यहां से कोई सोर्स है, मान लिया लाइट का कोई सोर्स है, इससे चलता है तो इसको कहते हैं कि वेव फ्रंट। उसके बाद जो वेव फ्रंट ही बना, इसके प्रत्येक पॉइंट से फिर कहता है कि नया सोर्स है, नया वेव का सोर्स हो जाता है, यहां से निकलता है, उसको वेवलेट कहते हैं। यहां से फिर ये जो है वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट। इसे फिर एक वेव यहीं से निकलता है, यहां से नहीं यहीं से, इसको कहते हैं वेवलेट। वेवलेट छोटा छोटा यहां से निकलता है, इस प्रकार से वेवलेट निकलता है, इसको कहते हैं वेवलेट। तो इट कहता है अकॉर्डिंग टू द हाइजन प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेवलेट ईच पार्टिकल एट वेव फ्रंट बिहेव एज ए न्यू लाइट सोर्स। जो वेव फ्रंट पर है, यहां से प्रत्येक पॉइंट से लाइट निकलता है, वो एक नया वेव फ्रंट बनाता है और छोटा छोटा बनाता है, उसी को वेवलेट कहते हैं। वेवलेट, ये जो छोटा छोटा बना है इसको हम लोग वेवलेट। बिहेव लाइक, यह जो सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसे वेव निकला, ये जो है वेव फ्रंट है। इसको कहते हैं, इसको वेव फ्रंट। और उसका प्रत्येक बिंदु से एक नया लाइट सोर्स का काम करता है, उसी को वेवलेट कहते हैं। सर्कुलर मोशन, देखिए सर्कुलर मोशन में जो होता है, सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में लगता है। अब पार्टिकल का वेलोसिटी इधर होता है, वेलोसिटी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 होता है। तो क्या होता है, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी कॉस थीटा। तो थीटा 90 होने के कारण उसका पावर 0 है, तो पावर 0 है, इसका मतलब वर्क बराबर होता है पावर इंटू टाइम, तो वर्क भी 0 है। तो कहता है वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन बॉडी इज ऑलवेज नॉन जीरो। तो ऑलवेज 0 होता है, तो ये हमारा गलत है। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड मोशन, एकदम सही है, इसमें बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन, ये भी सही है, ये सही है। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड मोशन, ये भी सही है कि एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज नॉन जीरो, ऑलवेज 0 होता है, लेकिन ये कह रहा है नॉन जीरो, तो बी गलत है। बीच में कौन कसन सही है, तो इसका मतलब ए और सी सही है, ए और सी है जो सही है दोनों, तो ए और सी चॉइस 2 करेक्ट हुआ। और ये गलत है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वर्क 0 करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क करता है हमेशा 0 करता है।
The second law of thermodynamics has stated that no process is possible with sole result transfer of heat into colder heat from colder object to hotter object. ये क्लोसियस स्टेटमेंट है, क्लोसियस नहीं दिया था। केल्विन ने कहा था कंप्लीट conversion of heat into work is not possible. ये कहा था is not possible. is not possible, संभव नहीं है। लिस्ट में देखिए, एक्सरे का जो होता है वेवलेंथ सबसे कम होता है, ये एक्सरे का 10⁻⁻10 मीटर होता है। एम का सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा ई हो गया एम का। अम्पलीट्यूड रेडियो वेव का सबसे ज्यादा होता है। इंफ्रारेड का ये हो गया, आयन माइक्रोवेव का। इसको तो याद करना पड़ेगा किसका क्या होता है। तो देखिए हमारे पास मिला ए का जो है 2, ए का 2 एक ही चॉइस में है, ए का 2 फर्स्ट चॉइस में। बी का जो है हमको मिला सी, देखिए बी का सी सही है। सी का मिला हमको डी, सी का डी सही है, डी का 1। बस फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट। इसको डाटा को आपको याद करना पड़ेगा। Sine wave traveling in the medium, what is the minimum distance between the two particles always have the same speed? अब देखिए साइन वेव में इस प्रकार का साइन वेव होता है। डिस्टेंस के रूप में अब इस दूरी को हम लोग इतना दूर को लेमडा कहते हैं। तो ये दूरी हो गया λ/2, यह दूरी हो गया। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास स्पीड, यहाँ का स्पीड और यहाँ का स्पीड सेम होता है। तो ये तो λ/4 इतना दूर हुआ, ये भी λ/4 हुआ। तो सेम स्पीड, अगर सेम वेलोसिटी पूछेगा यहाँ, तब यहाँ जाके सेम वेलोसिटी होगा, ई पॉइंट पर और ई पॉइंट पर सेम वेलोसिटी, और सेम स्पीड होगा जो ए सी पर होगा। सेम स्पीड पूछता है तो सेम स्पीड होगा जो जस्ट अपोजिट ऑफ मैक्सिमम है। सेम स्पीड जो होगा ए एंड सी पर होगा। लेकिन यही सेम वेलोसिटी पूछ देता, वेलोसिटी तो होगा ए और बी पर। तो देखिए यहां से λ/4 है, λ/4 तो दूरी कितना हो गया, ए और सी का बीच का दूरी λ/2। तो सेम स्पीड होगा λ/2 पर, सेम वेलोसिटी होगा लेमडा पर। तो सेम वेलोसिटी तो पूछा ही भी नहीं है। देखिए कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। अब देखिए यहां से है कोई सर्किल है, तो सर्किल इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ, तो बॉडी के बाहर है। अब मान लिया कोई डिस्क है, ये देखिए हमारे पास रिंग है, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के बाहर हुआ, यहाँ है सेंटर ऑफ मास। ये डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हुआ, सेंटर ऑफ मास तो ये इनसाइड है, ये डिस्क इसका इनसाइड है, इनसाइड है। इसमें क्या हुआ, आउटसाइड है। आओ एग्जाम्पल लेते हैं आउटसाइड का। देखिए अगर कोई एल शेप का बॉडी है, इस शेप का बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो बॉडी के बाहर है, सेंटर ऑफ मास है आउटसाइड द बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर और बाहर दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा। ये देखिए यहाँ आउटसाइड है, यहाँ भी आउटसाइड है, यहाँ इनसाइड है। तो क्या होगा, आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। निम्नलिखित में कौन में से सही कथन पहचानिए। एक अवतल लेंस वास्तविक अवभाषी, यह जो
इसको कहते हैं, देखिए अवतल लेंस। यह जो लेंस है, कहीं ऑब्जेक्ट रहे, कहीं भी रहे, तो इमेज जब भी बनाएगा, देखिए इसी को कहते हैं अवतल लेंस, इसका अंग्रेजी में कहते हैं, इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दें, तो ये ऐसे जा रहा है, डिविएट हो जाएगा इधर, और ये ऐसे जा रहा है, डिविएट हो जाएगा, इसको पीछे बढ़ाए। तो अवतल लेंस हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल कनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज बनाता है फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल बनाएगा। समतल दर्पण भी वर्चुअल बनाता है, ये भी प्लेन मिरर भी वर्चुअल बनाता है, इज ऑल्सो वर्चुअल। प्लेन मिरर भी वर्चुअल बनाता है। अवतल लेंस दोनों तरह का बनाता है। अवतल दर्पण जो है दोनों तरह का इमेज बनाता है। जब जगह तो नहीं, अवतल लेंस दोनों तरह का इमेज बनाता है। उत्तल लेंस जो है, उत्तल दर्पण हमेशा भुवन लेखी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग कंपन को तीव्रता मापने के लिए, कंपन की लेखी के लिए मुख्यतः वाइब्रेटिंग रॉड का यूज किया जाता है। Which of the following statement of the force of gravity is correct? देखिए ये अर्थ है, मून इसके चारों तरफ घूमता है। काहे घूमता है? मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है पृथ्वी का, उसके कारण मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इसके लिए तो कांटेक्ट नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, तो क्या हो गया, इट इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स है। Which physical quantity measure in light year? देखिए इसका चाल का तो मीटर पर सेकेंड होता है, डिस्टेंस का बहुत सारा यूनिट होता है। देखिए डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, लाइट ईयर, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मिकल यूनिट हुआ पर सेक। क्या यूनिट होता है इसका? पर सेक। एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है, एक लाइट इसका बहुत सारे यूनिट होता है। लार्ज डिस्टेंस में पहला है AU, AU बराबर होता है 1.496 10 टू पावर 11 मीटर। दूसरा होता है लाइट ईयर, लाइट ईयर इसका यूनिट बराबर होता है 9.46 10 टू पावर 15 मीटर। परसेक होता है, परसेक
ये होता है 3.08 10⁻16 मीटर। ये सब लाइट का डिस्टेंस का है, यूनिट है। समय का तो सेकंड होता है, आवर होता है, ईयर होता है, सेकंड। तारों के इसको हम लोग नापते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं, इसको होता है कैंडेला होता है। एक समान गति करती हुई वस्तु की दूरी समय की ग्राफ आलेख को संदर्भ में लिख। देखिए इधर कहता है डिस्टेंस ले रहा है, इधर डिस्टेंस, इधर कहता है टाइम ले रहा है। तो डिस्टेंस टाइम के ग्राफ जो है समान चाल जब ही होगा जब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन न तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा न वाई एक्सिस के। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर वेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेन स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, न एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा न वाई एक्सिस का। Which of the following option is incorrect about force? बल में परिणाम भी होता है, दिशा दोनों होता है, इसलिए सही है। किसी वस्तु पर कार्य करना बल उस पर आकार बदल सकता है। देखिए किसी को आप रबर को खींचिए बढ़ जाता है, उसका आकार बदल देते हैं आप। किसी वस्तु के संपर्क के आए बिना कार्य कर सकता है, वस्तु में कर सकता है कार्य बिना। जैसे दो चार्ज है, अब दोनों चार्ज प्लस चार्ज है माइनस चार्ज रख दीजिएगा तो खींच लेगा, कार्य कर दिया, संपर्क में होना कोई जरूरी नहीं है। किसी वस्तु पर बल तभी लगता है तो उसे धक्का देता है, कोई जरूरी नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में फोर्स लगता है, उसमें कहाँ धक्का है, फोर्स लगता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें धक्का दे। बीच ऑफ फॉलोइंग द हाईएस्ट मास, अब देखिए 10 मोल है। वाटर का फार्मूला देखिए H2S है, H का 1 होता है तो 2 गो H है, 2। ऑक्सीजन का 16 होता है तो मास हो गया 18। और टोटल के मोल है 10, तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया 10 मोल ऑफ H2 का मास हो गया 18 गुने 10, 180 ग्राम। 0.5 मोल ऑफ, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है लिखने में, ये है इसका C12H22O11, तो इसका निकालिए 12 सी का 12 होता है तो 12 गुने 12, इस हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुने 11, ये आ गया 144 प्लस 22 प्लस 176, 6 2 8 4 12, 7 2 9 9 4 13 1 14, 1 1 2 1 3, इतना हो गया। कितना मोल है इसका, 0.5 मोल है। 0.5 गुने 342 इक्वल टू हो गया 171, इसका मास इतना हो गया 171। 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए 2 मोल निकालिए, कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका हो गया 40, इसका हो गया 12, इसका हो गया 48, तो 60 40 100 आ गया। तो इसका क्या मोल है 2, तो 2 गुने 100, इसका मास हो गया 200। 4 मोल ऑफ CO2 को निकालिए, C का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 44 हो गया, तो 4 है तो 4 गुने 44, 176। तो देखिए सबसे ज्यादा मास किसका आया, 200 आया कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका 0.5 मोल था तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए सबका मास कितना आया, इसका आया 180,
इसका आया हमको 171, 171, इसका आया 200, इसका आया हमको 176। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? 200 कैल्शियम कार्बोनेट का। Which of following is not example of metal? देखिए बादल भी किससे बना होता है? वाटर वेपर है बादल, कुछ नहीं, वाटर वेपर है। तब इसका मास है, मास है, इसका मतलब ये मटेरियल है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या है? फोर्स है, कोई वस्तु तो नहीं है, ये तो फोर्स है, ये नोट मास है। इसमें वर्षा का भी तो वाटर है। फ्लेम भी बना हुआ होता है कौन चीज से? एयर से। एयर रहता है इसमें, फ्लेम, फ्लेम मेड ऑफ एयर पार्टिकल, एयर। इसमें कहता है बीच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ग्रेविटेशन जो एक फोर्स है, मैटर नहीं है। बीच ऑफ फॉलोइंग नोट नेबुल गैस। देखिए नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, तीनों है नेबुल गैस, जिसको निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। ये तीनों नोबल गैस है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? नोबल गैस नहीं है। तो कहता है बीच जो इज नॉट नोबल गैस। Which of following the largest component of natural gas? नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मीथेन होता है। मीथेन जो होता है ये CH4 है, मीथेन है, मीथेन ये लगभग 90% होता है। 90% खाली मीथेन होता है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में 90% मीथेन होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन देयर इन द आउटमोस्ट ऑफ ग्रुप्स? ग्रुप 16 देखिए है, 16 ग्रुप ही है इसमें, 10 घटा दीजिए 6 हो जाएगा। 16 ग्रुप कहता है। किसी ग्रुप का हमारे पास इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए अगर 10 से अधिक है तो उसको हम उसमें 10 घटा लेंगे, तो 16 है। 16 है, 16 में आप 10 घटा दीजिए तो उसका बच गया। 6 ग्रुप का है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम हाइड्रो का, इसका जो ये होता है इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड।